नमस्ते मित्रों, मेरा अगला सवाल है आपसे कि हम प्रैक्टिशनर के लिए वो कौन कौन से इंस्ट्रक्शन है, कौन कौन से निर्देश हैं, कौन कौन से नियम हैं। हालांकि मैं यह समझ सकता हूं कि जो लोग भी उच्च अभ्यास, जो हाई एंड का प्राणायाम करना चाहते हैं, उनके लिए किसी गुरु या कुशल योग शिक्षक या योग चिकित्सक की जरूरत जरूर होनी चाहिए। आप जहां तहां कुछ भी देख के, पढ़ के, आप स्पेशली चिकित्सा के लिए इस प्राणायाम का इस्तेमाल ना करें जब तक कि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल ना हो जाए। तो मेरा सलाह तो यही है कि एक कुशल योग शिक्षक से जरूर संपर्क करें। और ये सारे निर्देश, वो सब एक सामान्य निर्देश जो किसी पर भी लागू हो सकता है, जो कि हमारी आंतरिक और बाह्य चिंतन को, हमारे रहन सहन में संयम लाने में, संतुलन और समझदारी का व्यवहार के अनुसार हमारे मदद कर सके। उन सारी सामान्य निर्देशों और नियमों का व्याख्या करें ताकि हम सब निडर होकर प्राणायाम कर सकें, उनका पालन कर सकें और लाभान्वित हो सकें। आज हम उन असंख्य नियमों और निर्देश की बात करेंगे जो कि एक प्राणायाम के प्रैक्टिशनर को करना है। तो सबसे पहले हम 1 by 1 चलेंगे मित्रों। तो इसमें हम पहला बात यह कर लेते हैं कि उन्हें श्वसन कैसे लेना है, क्योंकि प्राणायाम तो सारा दारोमदार श्वसन पर ही है। तो हमारा श्वसन जो है हमेशा नाक के द्वारा ही लेना है, मुंह से नहीं लेना है। यह याद रखिए प्राणायाम के दौरान, जब तक कि कहा न जाए शीतली या शीतकारी हो या कोई विशेष इस तरह की है, जब तक कि विशेष इंस्ट्रक्शन आपको नहीं दिया गया तब तक। अभ्यास प्रारंभ करने से पहले ही नियमित रूप से जल नेति द्वारा आप अपने नासिका छिद्रों को स्वच्छ कर लीजिए, जो कि आप योग चिकित्सक के द्वारा या योग शिक्षक के परामर्श पर ही, उनके सुपरविजन के अंदर ही आप कीजिए। या पूरे अभ्यास के दौरान अपने नासिका छिद्रों, जो नोस्ट्रिल है, इसके प्रति आप सजग रहिए। जब भी आप सांस ले रहे हैं मित्रों, इनहेल के समय, आप यह सोचिए कि हमारे ये नासिका छिद्र फैल रहे हैं, एक्सपैंड हो रहे हैं। इस तरह से आप महसूस कीजिए, वास्तव में भी होता, और इस चीज को आप महसूस कीजिए, मॉनिटर कीजिए। और जब सांस छोड़ रहे हो तो उस समय वो विश्रांत, रिलैक्स होकर फिर से अपने ओरिजिनल पोज में लौट रहे हों। और जब आप सांस ले रहे हैं तो उस समय ठंडा, बिल्कुल शीतल वायु का अनुभव कीजिए। और जब छोड़ रहे हो तो अपने आप गर्म होता है, शुष्क हो जाते हैं। अब अगर इस प्राणायाम के समय की बात की जाए मित्रों, तो यह समय है अभ्यास के लिए सर्वोत्तम सुबह का समय माना जाता है, जबकि पूरा शरीर हमारा तरोताजा रहता है और मन में बहुत कम विचार तरंग रहती है। और यदि किसी कारणवश सुबह में नहीं हो पा रहा तो सूर्यास्त के तुरंत बाद, यानी कि शाम में भी आप कर सकते हैं। प्रशांतक प्राणायाम का अभ्यास रात्रि में सोने से पहले भी किया जा सकता है। प्रतिदिन आप यह ध्यान दीजिए कि हर दिन एक ही समय, एक ही स्थान पर नियमित रूप से अभ्यास कीजिए, जिससे एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनेगा, परिणाम मिलेंगे और तभी संपूर्ण लाभ आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय कर लिया, ऐसा आप मत कीजिए। अभ्यास में नियमितता, जो कि हमारी सामर्थ्य को भी, हमारी पोटेंशियल को बढ़ाता है, हमारे संकल्प शक्ति को बढ़ाता है, और इसके साथ ही मित्रों हमारे शरीर और मन को बढ़ी हुई प्राण शक्ति को ग्रहण करने के लिए अनुकूल बनाती है। और प्राणायाम करने में कभी भी हमें शीघ्रता, जल्दीबाजी नहीं करना है।
यह बड़ा ही धीमा, अस्थिर और इसमें प्रगति अत्यावश्यक है। अस्थिर प्रगति, ऐसा नहीं कि पहला दिन ही इतना सेकंड का किया, अगला दिन 4 टाइम्स कर लिया, ऐसे नहीं है। बिल्कुल ही अस्थिर प्रगति होना चाहिए। अगर अभ्यास के स्थान की बात की जाए मित्रों, तो आपको स्थान ऐसा चुनना है जो कि बिल्कुल शांत हो, स्वच्छ हो, सुखदायक हो, और ऐसे कमरे में ही करना चाहिए, खुले जगह में जहां की स्वच्छ वायु का प्रवेश हो और बहुत अधिक हवा भी ना हो। सामान्य रूप से हम खुली धूप में, जहां की ज्यादा ही धूप आ गया, सनलाइट, यहां अभ्यास नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा शरीर प्राणायाम के दौरान ऑलरेडी गर्म हो रहा और धूप से और अधिक गर्म हो जाएगा। केवल सुबह में, उषा काल में, जहां की धूप बड़ी ही सुहावनी रहती है और स्फूर्तिदायक होती है, वह समय ठीक माना गया है। तेज हवा जब चल रही, इनके झोंके हैं, या हम एयर कंडीशनर में या पंखे की तेज हवा में हमें अभ्यास कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे शरीर का तापमान बड़ा ही गड़बड़ हो जाता है और कई बार ठंड भी लग जाती है। कई प्राणायाम कूलिंग दे रहे हैं और एसी से भी ठंडा दे रहे हैं, तो इसलिए हम नॉर्मल में ही, नॉर्मल सामान्य वातावरण में ही रह के हम एक्सरसाइज करेंगे। अगर आसन की बात की जाए मित्रों कि किस आसन में बैठ के किया जाए, तो हमने पहले भी जिक्र किया है कि अभ्यास काल में अबाधित कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए हमारे श्वसन का, और हमारी शारीरिक स्थिरता प्राप्त करने के लिए आप ध्यान के किसी भी आरामदायक अस्थिर आसन में बैठने की आवश्यकता हो सकती है। जैसा कि मैं पहले ही बताया कि इसके लिए सिद्धासन या सिद्ध योनियासन महिलाओं के लिए आसन प्राणायाम के लिए सर्वोत्तम आसनों में से एक है। अगर आप ये दोनों नहीं कर पा रहे हैं तो पद्मासन में कर लीजिए, जो कि सर्वोत्तम वह भी माना गया है। अभ्यास की अवधि में, अगर इसके ड्यूरेशन में अधिक से अधिक हमें शिथिल रहना है, तनिक भी मूवमेंट नहीं करना है, और इसके साथ ही यह हमें ध्यान देना है कि हमारी मेरुदंड, गर्दन और सिर, ये तीनों बिल्कुल एक सीध में होना चाहिए। और हम बैठने के जगह पर आसन में या तो हम योगा मैट रखें, या नहीं अवेलेबल है तो तह किए हुए कंबल या अकृत्रिम रेशों से बने वस्त्र पर हम बैठ सकते हैं, जिससे कि इस अभ्यास के कारण जो हमारे शरीर में ऊर्जा सृजन हो रहा, उसका पृथ्वी पर या किसी और जगह पर क्षय नहीं हो। हमें हार्ड सरफेस पर ही बैठना है। अगर कपड़े की बात की जाए मित्रों, तो हमें कपड़े अभ्यास के दौरान बड़ा ही ढीला ढाला होना है, जो कि आरामदायक हो, और कृत्रिम रेशे से बने वस्त्र ही हमें पहनने चाहिए। ठंडे मौसम में शरीर को एक चादर या कंबल से भी ढक सकते हैं, जो कि आपको मच्छर से भी बचाएगा। अगर क्रम की बात की जाए, सीक्वेंस की बात की जाए, तो हम आसन करते हैं सबसे पहले, उससे पहले आप वार्मिंग अप भी कर सकते हैं, और आसन करने के बाद पहले हम डायनामिक आसन करते हैं, फिर स्टैटिक आसन के वीडियो में भी मैंने बताया है कि सबसे पहले स्टैंडिंग आसन हम करते हैं, फिर सिटिंग आसन करते हैं, फिर हम प्रोन करते हैं, फिर सुपाइन पीठ के बल लेट के करते हैं। उन सारी आसनों के पश्चात और ध्यान से पहले हमें प्राणायाम करना है मित्रों। तो यह आपका सीक्वेंस होगा। प्राणायाम के अभ्यास के कुछ मिनटों के बाद अगर आप बहुत ही ज्यादा थक चुके हैं तो शवासन में आप लेट सकते हैं और फिर ध्यान में जा सकते हैं। अगर बात की जाए हेल्थ और हाइजीन की, तो मित्रों यह तो बड़ा ही आवश्यक है, विशेषकर आज के समय में। तो अगर हेल्थ हाइजीन की बात की जाए तो हाइजीन में सबसे पहला हमारा आता है साफ सफाई, शरीर का स्नान आता है। तो अभ्यास करने से पहले हमें स्नान कर लेना चाहिए। अगर ऐसा संभव नहीं हो रहा, अगर ज्यादा हैवी एक्सरसाइज के साथ आप योगा प्राणायाम कर रहे हैं, तो आप एटलीस्ट अपने आप को बिल्कुल डिटॉक्सिफाई कर लीजिए। अपने हाथ पैर मुंह बिल्कुल ही ढंग से धो लीजिए, और अभ्यास के आधे घंटे बाद ही आप पानी छूइए या
जमीन पर पैर रखिए या स्नान कीजिए या भोजन या कुछ नाश्ता पानी वगैरह भी हाफ एन आवर के बाद ही कीजिए, ताकि इस बीच शरीर का तापमान पुनः सामान्य हो जाए। अब अगर शरीर की कंडीशन की बात की जाए मित्रों कि हमें पेट किस तरह का होना है, यानी कि भूखे रहना है या खा लेना है, तो आपको मैं बता दूं कि प्राणायाम के समय खाली पेट का परामर्श दिया जाता है। प्राणायाम के समय हमारा पेट बिल्कुल खाली हो तो अति उत्तम है। या भोजन अगर कर लिए, सपोज आप शाम में कर रहे हैं, तो कम से कम 3 से 4 घंटा का गैप अति आवश्यक है, क्योंकि जब हम भोजन करते हैं तो उससे हमारे डायफ्राम जो मध्य पट हैं यहाँ बीच में आते हैं स्टोमक के पास, और फेफड़ा जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो डिवाइड कर रहा है डायफ्राम, इस पर एक दबाव अनड्यू प्रेशर आते हैं मित्रों जब भी हम भोजन करते हैं। तो ये दबाव 3 से 4 घंटा रहते हैं, जिससे पूर्ण गहरा श्वसन जो हम डीप एब्डोमिनल ब्रेथ की बात कर रहे हैं, यह लेने में बड़ा ही कठिनाई होता है। तो आप यह गांठ बांध लीजिए कि प्राणायाम के समय आपका पेट खाली हो। अगर पाचन की बात की जाए तो प्राणायाम प्रारंभ करने के पर कब्ज या पेशाब की मात्रा में कई बार कमी पाई जाती है, क्योंकि हमारे शरीर में इंटरनल लेवल में कई चेंजेज हो रहे हैं मित्रों। हार्मोनल लेवल में, एंजाइम्स में कई तरह की चेंजेज आ रहे हैं जो कि हम महसूस करते हैं। कई बार ऐसा पाया गया है कि हमारा मल काफी कड़ा हो जाता है। ऐसी स्थिति अगर हो रही है तो नमक और मसाला का उपयोग थोड़ा सा बंद कर दें या घटा दें, और थोड़ा जल की मात्रा प्रतिदिन जो पानी पीते हैं, पानी लेने की मात्रा थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। और अगर दस्त होने लगते हैं तो कुछ दिन के लिए आप अभ्यास बंद ही कर दीजिए, और इस बीच आप चावल और दही का सेवन कर सकते हैं, जिससे आपका हाजमा और पाचन भी बना रहेगा। अब मैं बात करने जा रहा हूं आहार का, कि प्राणायाम के दौरान हमें क्या आहार लेना। तो हम सब जानते हैं मित्रों, हमारे आहार के जो प्रमुख अंग हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है और लवण विटामिन हैं, ये सब युक्त संतुलित आहार सर्वाधिक उपयुक्त है। तो ये सबका संतुलन होना चाहिए आपके गोल के मुताबिक। अब इसमें अनाज हैं, दाल हैं, ताजे फल हैं, सब्जियों के साथ आवश्यकता अनुसार थोड़ा सा मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट भी लेने का परामर्श दिया जाता है। और अगर आप प्राणायाम के उच्च अभ्यासों में एडवांस्ड वाले कर रहे हैं तो आपके आहार में भी थोड़ी सी परिवर्तन लाने की आवश्यकता पड़ सकती है। अब एग्जैक्ट क्या चाहिए ये तो मैं अभी वीडियो में बता नहीं सकता हूं, ये तो आपको योग गुरु या योग चिकित्सक के परामर्श लेना पड़ेगा। उनके मार्गदर्शन में ही आपके कंडीशन, हेल्थ कंडीशन, आपके गोल के मुताबिक एग्जैक्ट डाइट आपको रिकमेंड कर सकते हैं, या आप किसी न्यूट्रिशन सर्टिफाइड न्यूट्रिशन को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब एक प्रमुख बात बताने जा रहा हूं मित्रों कि जब भी हम प्राणायाम करते हैं तो हमें तनाव से बचने का प्रयास करना चाहिए। किसी भी प्रकार का स्ट्रेस हम पर नहीं आना चाहिए। प्राणायाम के सभी अभ्यासों में यह याद हमें रखना है कि आसनों की तरह, जैसे हम आसन के बाद प्राणायाम करने आए हैं, तो आसनों की तरह यहां भी अपनी क्षमता में तीव्रता से वृद्धि नहीं लाना है, अपने शरीर पर अधिक जोर नहीं डालना है। और अधिक अभ्यास एडवांस वाले कर पा रहे हैं तो उनके अनुपात में प्रवेश करने के लिए यदि एक विशेष अवधि तक प्राणायाम का अभ्यास करने का परामर्श दिया जाता है, यानी कि आप उसी सेट को, रेप को कुछ समय तक, सप्ताह 2 सप्ताह तक कीजिए। अचानक इसे बहुत जोर डाल के मत बढ़ाइए। जितनी देर तक ही आराम से हो सके उतनी ही देर तक आप कुंभक कीजिए। जैसा कि हमने बताया है, जो हम ब्रेथ को होल्ड करते हैं,
ये कुंभक कहलाता है। इसमें हम बहुत अधिक जोर नहीं देना है, क्योंकि इससे क्या होता है मित्रों, हमारे फेफड़े पर जोर पड़ता है। जैसा कि हम सब जान रहे हैं, 2 लोब का बना हुआ ये बड़ा ही कोमल अंग होता है, जिनके दुरुपयोग से अगर आप जबरदस्ती ज्यादा ही आप कुंभक कर रहे हैं, ज्यादा जोर देकर अपने आप को दर्द पहुंचाकर, तो ये डैमेज भी हो सकते हैं। तो हमें लंग्स की सुरक्षा भी ध्यान देना है। और यह केवल भौतिक शरीर को ही नहीं, बल्कि हमारे व्यक्तित्व के मानसिक और भावनात्मक पक्षों को भी समायोजित करने में समय लग सकता है। इसलिए अधिक जोर कभी भी हमें नहीं लगाना है। हमें शरीर को एडजस्ट होने में समय लगता है, परिणाम तुरंत नहीं आएंगे। परिणाम पाने के लिए हमें थोड़ी सी धैर्य की आवश्यकता। अब अगर इसके साइड इफेक्ट, जिसे कुप्रभाव कहते हैं, अगर उसकी बात की जाए, तो प्रथम बार अगर अभ्यास करने पर सामान्य रूप से स्वस्थ व्यक्तियों में कई प्रकार के लक्षण प्रकट होते हैं। दर्द होते हैं, नाक बहने लग जाएगा, नाक छिल जाएगा, सांस जल्दी तेज चलेगा, धीमा, कई तरह की अलग अलग लोगों में अलग अलग लक्षण प्रकट हो सकते हैं। ऐसा होने से भी आप इसमें कोई टेंशन में नहीं आइए। यह एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, जिसमें कि हमारे शरीर से कई तरह के विषाक्त तत्व डिटॉक्सिफाई हो रहे हैं, वो विषाक्त पदार्थ निकल रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि खुजलाहट हो रहा, झुनझुनी हो रहा, गर्मी लग रहा, जाड़ा लग रहा, या हल्केपन या भारीपन का भी अनुभव होने लग जाता है। इस प्रकार के अनुभव सामान्य रूप से प्रैक्टिशनर को होता है, लेकिन यदि ये लक्षण अधिक दिन तक होता रहे तो आप अपने योग टीचर का परामर्श जरूर लीजिए, अधिक लंबे समय तक होने पर। अब मैं मित्रों आपको अंत में बता दूं कि हर चीज की एक सीमा होती है। अत्यधिक तो किसी भी चीज को नहीं करते हैं, कहा भी जाता है कि अत्यधिक सर्वदा वर्जते। तो इसकी भी कुछ सीमाएं हैं, कंट्राइंडिकेशन है कि अगर कोई भी व्यक्ति रोग से ग्रसित है तो उस कंडीशन में, उस रोगी की अवस्था, रोगी बने होने की अवस्था में प्राणायाम मत कीजिए। लेकिन अगर कोई ऐसा है जहां कि आप कम से कम बैठ सकते हैं, थोड़ा बहुत मूवमेंट कर सकते हैं रोगी के हाल में भी, तो कुछ ऐसे प्रैक्टिस हैं जैसे हमारे ब्रीदिंग के ही हैं कि श्वास के प्रति सजग रहिए। आप कब इनहेल कर रहे हैं, कब एक्सेल कर रहे हैं, इसी को ऑब्जर्व कर लीजिए। ये तो कर ही सकते हैं, कितना भी रोग से ग्रसित हैं। और जब भी आप सो रहे हैं तो शवासन में सो लीजिए। इतना तो आप अनुशासन रूप से शवासन में सो ही सकते हैं, बीमार होने के बावजूद भी। अब एक चीज और भी कर लीजिए, अगर बीमार भी हैं तो आप जो श्वसन ले रहे हैं, एब्डोमिनल ब्रेथ ले लीजिए। ये तो हो ही सकता है हर बीमार आदमी से भी। तो इस तरह से आप उदर श्वसन भी कर पा रहे हैं तो आपको कई लाभ भी मिल जाएंगे, और सीमाओं का परिलंघन भी, आप उल्लंघन भी नहीं कर पा रहे हैं। और अगर रोग से ग्रसित ही हैं तो उसके उपचार के लिए कोई भी प्राणायाम अपने मन से मत लीजिए। या तो आप एक सर्टिफाइड योग प्रैक्टिशनर जो टीचर हैं या सलाहकार हैं या चिकित्सक से सलाह लेके ही आप थेरापेटिक योगा कीजिए। अपने मन से रिजाइम मत बनाइए, सजेशन के आधार पर ही कीजिए। और अंत में मैं आपको बताना चाहूं कि धूम्रपान तो हमें किसी को भी नहीं करना चाहिए। और अगर आप प्राणायाम कर रहे हैं या योग के किसी भी विधा को किसी भी आठों में से कर रहे हैं तो धूम्रपान तो अपने आप छोड़ देंगे, आपकी इच्छा ही नहीं होगी। धूम्रपान का कोई भी रूप मित्रों, यानी कि तंबाकू का किसी भी प्रकार का सेवन, चाहे वो इलीगल ड्रग्स ही क्यों न हो, गांजा हो, भांग हो, बीड़ी सिगरेट, किसी भी तरह का, इससे परहेज ही कीजिए, तभी आपको प्राणायाम का पूरा लाभ मिल सकता है। तो इस तरह से कुछ सारी बातें हैं जिसका कि अगर आप ध्यान देते हैं तो प्राणायाम का पूरा लाभ उठा सकते हैं, और ये आपको प्रेरित भी करेगा। और इसके साथ ही कुछ सप्ताह, कम से कम 2 से 4 सप्ताह तक आप प्राणायाम कीजिए।
और उसके बाद आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है आप लिविंग हैप्पीली में नरेंद्र कुमार फिटनेस कंसल्टेंट और हमारे मित्र मिस्टर नरेंद्र कुमार जो कंटेंट प्रेजेंटर हैं, हम दोनों ने आपके लिए काफी बेहतर वीडियो बनाया। अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने विचारों को रखिए, अपने नियर डियर में फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और हमें भी बताइए और भी क्या क्या विषय वस्तु पर आप वीडियो चाहते हैं। हम जरूर उस विषय पर वीडियो बनाकर आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए, संपूर्ण वीडियो देखने के लिए नरेंद्र कुमार की ओर से सप्रेम धन्यवाद।